हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं PYQ सीरीज़ 5 लेक्चर 2 परमार SSC के जो नोट्स हैं डिजिटल नोट्स, उसमें से हम दूसरा लेक्चर आज ले रहे हैं आपके सामने। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर वहाँ से आप देख लेंगे। तो चलिए हम लेक्चर 2 आज देखते हैं। और अगर आपको इसके डिजिटल नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी जाएगी किस तरीके से आप ये डिजिटल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्योंकि रिसेंटली अभी जो SSC के एग्जाम्स होना है उनमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, ठीक है। तो टोटल 30 लेक्चर्स हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तरी आकाश का एक तारामंडल जिसे 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित डब्लू बनाते हैं, उसे कहते हैं। तो जो डब्लू आकार का एक्चुअली में होता है उसे हम बोलते हैं कैसे हो पिया। तो इसका नाम याद करने का एक्चुअली में ये तरीका होता है कि कैसे हो पिया। तो याद रखेंगे डब्लू आकार के हैं पिया, तो आपके पिया जो हैं वो कैसे आकार के हैं, डब्लू आकार के हैं। दूसरी चीज़, ये जो डब्लू आकार है इसमें टोटल ये 5 कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो पूछा जाता है इसमें कितने सितारे होते हैं, तो इसमें टोटल 5 तारों से निर्मित होता है ये कैसे हो पिया। तो याद रखने का तरीका यही है, कैसे हो पिया, डब्लू आकार के हैं आपके पिया, ठीक है। ये है तारामंडल। तारामंडल का क्या मतलब है कि तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, तारामंडल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश के दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। प्राप्त करने का तो क्या तरीका है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो तारामंडल क्या है, एक तारों का समूह है। तारामंडल की बात करते हैं तो देखो, उर्सा मेजर जो है, उर्सा मेजर, इसको हम ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, उर्सा मेजर को। और जो एस्टेरियन है मतलब नक्षत्र है, ये तारों का पैटर्न कहलाता है, और इसी हम एस्टेरियन को तारापुंज भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, तारापुंज। अब देखिए सिग्नस, ये एग्जाम में आया हुआ है। सिग्नस जो है वो किस टाइप का होता है, तो सिग्नस जो है आप देख रहे हैं, सिग्नस ये क्रॉस के आकार का होता है। देखो ये सिग्नस, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये क्रॉस टाइप का, तो ये सिग्नस है, ठीक है। क्रॉस में आ सकता है कि क्रॉस के आकार का जो है उसका क्या नाम है, वो सिग्नस है। ऊर्जा मेजर ये है, देखो बिग डिपर। बिग डिपर मतलब जायंट बियर के नाम से, जिसको हम ग्रेट बियर के नाम से बोलते हैं। तो ये बियर से, भालू के शेप का बना हुआ है इस तरीके से, तो इसका नाम है बिग डिपर, ठीक है। और कैसे हो पिया मतलब डब्लू आकार के पिया, वो भी याद आपको रखना होगा। ये कैसे हो पिया आ गया, तो कैसे हो पिया ये देखो डब्लू आकार का होता है, इसमें टोटल 5 स्टार देखने को मिलेंगे। और सैडर जो है इसका सबसे चमकीला तारा होता है सैडर, ये जो है सैडर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ओरियन की। ओरियन देखो ये है हावर ग्लास के आकार का होता है। हावर ग्लास के आकार, सबसे चमकीला जो तारा है इसमें वो है रिगल है, और द हंटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, इसको ओरियन को। तो ओरियन के बारे में देख लेते हैं। ये नीचे आप फिगर जो देख रहे हैं, जनवरी की इवनिंग में दिखाई देने वाला, जिसको इसका नाम है ओरियन। ये इस तरीके से देखो बना होता है डॉल शेप में ऐसा, ठीक है, ऊपर और नीचे भी, तो ये ओरियन कहलाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है आपका, ये टिम हंटर, द हंटर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, ओरियन को। यही जो है इसमें ये डिनोट किया गया है, ओरियन। तो इन तारों के नाम को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो इसके बारे में पूछा गया कि शनि ग्रह जो सैटर्न हमारा ग्रह है, उसके बारे में सबसे सटीक कौन वर्णन करता है। तो शनि ग्रह जो है यह एक गैसीय पिंड है, जो अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और इसका घनत्व पानी से भी कम है। पूछा जाता है कि पानी, ऐसा कौन सा तारा है जो पानी में भी तैर सकता है, कौन सा ऐसा प्लानेट है, ग्रह है हमारा, तो वो है शनि ग्रह, सैटर्न ग्रह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रह की। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप जानते हैं कि बुध सबसे पास ग्रह है सूर्य के, और वरुण जो है वो सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। तो बात करते हैं बुध और शुक्र की। बुध और शुक्र पे कोई भी आपको सैटेलाइट नहीं मिलेंगी, कोई उपग्रह नहीं मिलेंगे, लेकिन पृथ्वी एक सबसे अधिक घनत्व वाली हमारा ग्रह है, और इस पर एक ही सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, चंद्रमा, मून, ठीक है। इसका एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह पे आपको 2 उपग्रह देखने को मिलते हैं, डीमोस और फोबोस नाम करके। मंगल ग्रह पे ही निक्स ओलंपिया जो है वो सब सौर मंडल का, निक्स ओलंपिया
सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, जो कि माउंटेन एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंची है। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हैं 8,848 है, तो उससे भी 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पे देखने को आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इस पे आपको जो पाए जाते हैं, इसके अलावा जो उपग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति ग्रह पर, वो लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं। गैनीमेड जो है गैलीलियन चंद्रमा के नाम से इनको हम जानते हैं। गैनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ये गैनीमेड ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह भी हमारा बृहस्पति ग्रह है। आगे हम बात करते हैं शनि की। तो शनि की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है, ठीक है, जिसको हम ये पानी पे भी तैर सकता है। नेक्स्ट है अरुण। तो अरुण जो है इसमें इसके बादल और बाहरी क्षेत्रों में गैसीय रूप से मीथेन और क्रिस्टलीय रूप से अमोनिया शामिल है। किस पर? अरुण ग्रह पर। और जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के बाहर ये आपकी क्यूपर बेल्ट पाई जाती है लास्ट में वरुण ग्रह। ये जो वरुण ग्रह है, ठीक है। नेपच्यून के जो सबसे बाहर वाला जो पाई जाती है ये जो बेल्ट है, इसका नाम होता है क्यूपर्स बेल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है पृथ्वी, यहाँ पर जो मंगल और बृहस्पति हैं, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब गैनीमेड के बारे में बताया गया कुछ। तो गैनीमेड देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति ग्रह पर देखने को आपको मिलेगा उपग्रह। शनि के छल्लों की आकार की खोज, जो शनि पर देखो छल्ले होते हैं शनि ग्रह पर, ठीक है, उसकी छल्लों की खोज जो है वो क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने की थी, ठीक है। और छल्ले के मध्य में जो दूरी है, जो गैप है, इसकी खोज कसीनी ने की थी। याद रखना, कैसीनी या कसीनी ने की थी। तो शनि ग्रह के जो छल्ले हैं उसकी खोज तो की थी क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने, और इसके बीच जो छल्लों के बीच गैप होता है उनकी खोज की थी कसीनी ने, ठीक है, शनि ग्रह पर। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, जो कि जिस पर जीवन संभव लगभग माना जाता है कि है। मीथेन CH4 गैस पाई जाती है इस पर। और अगली हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। तो अरुण ग्रह जो है यूरेनस, अरुण ग्रह की खोज जो है वो विलियम हर्शेल ने की है। एग्जाम में कई बार आया है कि यूरेनस मतलब अरुण ग्रह की खोज किसने की है, तो विलियम हर्शेल ने, ठीक है। वरुण ग्रह की खोज किसने की है, तो वरुण ग्रह की खोज जो है वो गणितीय संक्रियाओं के आधार पर उर्वेन ली वेरियर इन्होंने की है वरुण ग्रह की खोज। नेक्स्ट हम जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जिसको हम वीनस के नाम से जानते हैं। शुक्र तो 478 डिग्री सेंटीग्रेड के सतह तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जो कि इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और यहाँ तक कि इसका नाम क्या क्या है, शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार एवं द्रव्यमान की समानता देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह के बीच में जो आपको आकार और द्रव्यमान लगभग सेम देखने को मिलता है। तो सौरमंडल के 2 ग्रहों में से एक जो अपनी धुरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं वो यही हैं। इनमें से एक तो शुक्र है, दूसरा आपका यूरेनस है, ठीक। अगला है क्वेश्चन के सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र, जिसको हम चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसे हम सुबह का तारा, शाम का तारा, खुली आंखों से देखा जा सकने वाला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसे शाम का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है शुक्र ग्रह का। सभी ग्रह की परिक्रमा जो कि वामावर्त होती है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि यूरेनस और शुक्र जो है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बकाए जितने भी ग्रह हैं वो सभी, तो याद रखना ये यूरेनस मतलब अरुण और शुक्र ग्रह ये दोनों दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन वामावर्त जो है वो सभी ग्रह चलते हैं, ठीक है। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, और आप अगर देखो इनको PDF से रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे वहाँ से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप PDF को। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मोहोबोरिक यानी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी जो होती है, असंततता, किसे अलग करता है। तो मोहो जो डिसकंटिन्यूटी है हमारी पृथ्वी के अंदर, देखो पहले पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये आप देख सकते हैं क्रस्ट,
मेंटल और कोर, पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये आपको पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच में देखने को मिलता है। भूपर्पटी मतलब ये क्रस्ट, और मेंटल के बीच में आपको देखने को मिलता है क्या, मोहो असंततता या मोहो डिसकंटिन्यूटी। याद करने का ट्रिक नीचे दिया गया है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं अभी ट्रिक को आपके। तो देखो पहले तो जियोलॉजी शब्द जो है, भूविज्ञान के जनक ये हमारे जेम्स हटन हैं, इनको नाम याद रखना है। भूपर्पटी जो है मतलब हमारा क्रस्ट, ये 5 से 70 किलोमीटर मोटा होता है, जो कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब देखो एग्जाम में ये आया है कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 30 किलोमीटर होती है, जो कि मोटी हल्की ग्रेनाइट चट्टानिक से बना होता है। जबकि महासागरीय जो क्रस्ट है जो कि सीमा से बना होता है, ये देखो सियाल से बना होता है, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से। लेकिन एग्जाम में एसएससी वालों ने ये पूछ लिया था कि महासागरीय जो क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, तो ये सीमा से बनी होती है, मतलब सियाल और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो सियाल से बनी है, और ये जो महासागरीय क्रस्ट है वो आपकी सीमा से बनी हुई है, जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, जबकि क्रस्ट की मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर देखने को आपको मिलती है। ये सघन और बेसाल्टिक है, ये हल्की और ग्रेनाइटिक है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पृथ्वी की क्रस्ट पर क्या क्या चीज़ें, कितने एलिमेंट्स मौजूद है उनके बारे में। तो ऑक्सीजन आपको 46.4% देखने को मिलेगा, सिलिका आपको 28%, एल्यूमिनियम 8% और आयरन 5% देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। तो मेंटल जो है इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर की होती है, मेंटल जो कि हमारे बीच वाला पार्ट होता है पृथ्वी का। ठीक है, और इसको हम एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल या सेमी मोल्टन प्लास्टिक फॉर्म में जानते हैं। किसको, हम मेंटल को। अब हम बात करते हैं कोर की, जो कि सबसे आंतरिक ग्रह होती है कोर। तो कोर जो है इसमें भी आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक तो बाहरी जिसमें कि द्वितीय अवस्था आपको चुंबकीय शक्ति देखने को मिलेगी, और दूसरी होती है आंतरिक जो है वो आपको ठोस देखने को मिलेगी। तो कोर जो है सबसे अंदर वाला पार्ट, इसका सबसे अंदर वाला पार्ट है वो तो ठोस है, और इसके जो बाहर होता है वो होता है द्रवीय अवस्था। ठीक है, जहाँ पर चुंबकीय शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो आंतरिक जो है वो 1300 किलोमीटर है, और जो बाहरी है कोर, आउटर कोर, वो 2200 किलोमीटर तक दिया गया है। ये निफे से बना होता है कोर, निफे मतलब निकिल और आयरन से बना होता है, निफे से कोर। ठीक है, अब जरा परसेंटेज की बात कर लेते हैं आयतन और द्रव्यमान के संबंध में, वॉल्यूम और मास के संबंध में, कि क्रस्ट का जो आयतन है वो 1% होता है, मेंटल पे 84% और कोर में 15% आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ आपको मास की, ठीक है, तो मास जो है क्रस्ट पर 1%, मेंटल पे 68% और कोर में 31% आपको द्रव्यमान देखने को मिलेगा। चलो अब कुछ डिसकंटिन्यूटी जो मैंने बताई थी अभी, सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो उसके बारे में कुछ आगे दिया गया है। देखो कॉर्नोट डिसकंटिन्यूटी है ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच पाई जाती है, कॉर्नोट डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है सेकंड नंबर पर मोहोविक कंटिन्यूटी, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। और रेपटी जो है वो बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में पाई जाती है, रेपटी। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच पाई जाती है, और लेहमैन जो है वो बाहरी कोर मतलब आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन असंततता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिसकंटिन्यूटी पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनको याद रख लेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे, अब देखो इसकी ट्रिक दी गई है कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। तो ये देखो हमारी पृथ्वी है, इसमें ये पूरे टोटल इतने पार्ट बटे होते हैं। हम जानते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो देखो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम कैसे याद करते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, तो कोई का मतलब है कॉर्नोट असमता, जो कि ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच देखने को मिलती है, कॉर्नोट। ठीक है, मुझे से मोहविक कहाँ मिलेगी आपको, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये वाले पार्ट पर, क्रस्ट ऊपर और मेंटल के बीच में। ठीक है, अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में फिर आपको मिलेगी रेपटी। ठीक, क्योंकि कोई मुझे रेड का मतलब है रेपटी। फिर गुलाब कहाँ मिलेगा आपको देखने को, ये
तो गुलाब मतलब गुटेनबर्ग, ये मेंटल और कोर के बीच में मिलेगा, ये मेंटल ऊपर वाला, ये कोर के बीच में मिलेगा। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लादो से मतलब लेहमेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़रा इसको अच्छे से याद कर लेना डिसकंटिन्यूटी को। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में, जहाँ पर हम गलत कर लेते हैं अपन बच्चे, एग्जाम्स में गलत हो जाता है उनका सभी का। ठीक है, तो ट्रिक याद रखेंगे, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कॉर्नोट, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग है, इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक देखने को आपको मिलती है स्थल मंडल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर आपको देखो वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। कमेंट करके आप बता दिया करें आपको वीडियो कैसे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? तो ये कहा है केसी वेयर ने। किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है कि संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है, केसी वेयर कहते हैं। अब देखो कुछ और लोग क्या कहें, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि सहकारी संघवाद के नाम से जानते हैं हमारे संविधान को, सहकारी संघवाद है, ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं। जबकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद ये कौन कहता है? आइवर जेनिंग्स कहते हैं ये। और अर्ध संघवाद के नाम से केसी वेयर जो है यही जानते हैं, अर्ध संघवाद के नाम से। और सौदेबाजी संघवाद की अगर बात करते हैं तो ये मॉरिस जॉनसन कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो सौदेबाजी संघवाद देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं भारत संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 20 में दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। क्या? संविधान संशोधन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान करते हैं हम, संशोधन करते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट करते हैं, वो अनुच्छेद 368 के भाग 20 में दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, अब देखो इसको याद करने का तरीका है कि संशोधन करने के लिए मुझे चाहिए तो क्या फ्री का लेंगे हम, तो फ्री में संशोधन करेंगे। तो फ्री का मतलब है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, अब संशोधन के देखो 3 प्रकार होते हैं, एक तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत आपको यह अनुच्छेद 368 और संविधान के भाग 20 में देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है ये, इसमें उसी तरह से संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में आपको प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाली प्रावधानों में संशोधन के लिए है प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा प्रत्येक सदन की उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्राप्त होती है विशेष बहुमत। तीसरा है कि विशेष बहुमत और प्लस और राज्यों की सहमति के बारे में है। तो ये है कि यह राज्य व्यवस्था से संघीय ढांचों से संबंधित है। संशोधन संसद का विशेष बहुमत आधे राज्य विधानमंडल और साधारण बहुमत से सहमति देते हैं। कौन देते हैं? आधे राज्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्दों का सही क्रम है? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान में हमारे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र जैसे शब्द ये एक क्रम से दिए गए हैं। कौन कौन से? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। इनको आप क्रम से याद रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जबकि 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा और उसको 22 जनवरी 1947 को किसने अपनाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, अब हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। देखो प्रस्तावना में क्या क्या है कि संविधान का आईडी कार्ड, प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड किसने कहा है? तो एन.के. पालकी वाला जो है, इन्होंने इसको संविधान को हमारे आईडी कार्ड कहा है। किसने? एन.के. पालकी वाला ने। और के.एम. मुंशी इनको संविधान को की कुंजी मानते हैं, मतलब की ऑफ, है ना, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो आईडी कार्ड किसने कहा है? एन.के. पालकी वाला ने। और संविधान की कुंजी कौन कहता है? के.एम. मुंशी। ठीक है, हमने प्रस्तावना को कहाँ से ग्रहण किया गया है? हमारी प्रस्तावना जो है प्रियम्बल, इसको हमने यूएसए से ग्रहण किया है तथा
हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द जो लिए गए हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, तो फ्रांस से ग्रहण किए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फैटर्निटी, इसको हम बोलते हैं फ्रीडम और इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, जो है हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। न्याय के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं आपको संविधान में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब सोशलिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड आपका ये राजनीतिक, पॉलिटिकल। तो ये आपको 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलेंगे जस्टिस, जो कि यूएसएसआर से लिए हैं हमने। संविधान के अवयव के बारे में बात करते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं संविधान के। तो भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत जो है वो भारत के लोग देखने को मिलेंगे, हम भारत के लोग से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि संविधान की प्रकृति जो है आपकी संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, गणराज्य, ये ऐसी प्रकृति देखने को मिलेगी। उद्देश्य की बात करते हो, उद्देश्य में आपको न्याय, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा का उद्देश्य देखने को मिलेगा। संविधान को लागू होने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरे देश पर, ये ठीक भारत पर। लोकतंत्रात्मकता की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है लोकतंत्र में कि लोग सीधे कानून बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, जनता का शासन कानून बनाता है, ये जो है स्विट्जरलैंड से लिया गया है। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, ये भारत में ही होता है, ठीक। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट भाग लेते हैं, तो वो स्विट्जरलैंड में है, लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब है लोग डायरेक्ट भाग न लेकर क्या करते हैं, हम अपने एमएलए और एमपीज़ को भेजते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणराज्य की। तो गणराज्य जो है वो राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन को गणराज्य के रूप से जानते हैं, जो कि भारत और यूएसए में दोनों में होता है गणराज्य के बारे में। और ये जो है ब्रिटेन में आपके वंशानुगत क्रम चलता है राजा और रानी का, जो कि हायरार्की चलती है वहाँ पर, मतलब राजा है तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे आते जाते हैं, जो कि वहाँ पर प्रिंसेस बनते जाते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं दोस्तों। 6 में है कि संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन बताइए क्या होगा। तो संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। बिल्कुल सही है कि संविधान सभा ने 1950 में कब 24 जनवरी 1950 को कि कौन कौन सा हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, मतलब जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को अपनाया था, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। संविधान सभा ने, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। जुलाई 1947 में हमने 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। डेट याद रखेंगे पूरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया अपने। संविधान अपनाया है 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। पहला गणतंत्रता दिवस जो है वो इरविन एम्पी थिएटर में मनाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि रहे थे आपके सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, सुकर्णो। और इस बार भी हमारे जो भारत में आए थे 76वें गणतंत्र दिवस पर, वो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। उनका नाम आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक। तो और अगला देखने को मिलेगा स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे पर ध्वजारोहण करते हैं, कहाँ पर, लाल किला पर। लेकिन गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जो है वो झंडा फहराते हैं, यहाँ ध्वजारोहण किया जाता है, यहाँ उसका अनफर्लिंग की जाती है, ठीक है। तो झंडे की, जो कि कौन करता है गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ जो है ना, अटल पथ, जो हमारा इंडिया गेट वाला जगह है, वहाँ पर गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ पर। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, कहाँ पर, लाल किले पर, ठीक है। फ्लैग की होस्टिंग करते हैं और ये फ्लैग को अनफर्लिंग करते हैं। नाउ बीटिंग रिट्रीट महोत्सव से गणतंत्र दिवस की समाप्ति की जाती है, जो कि 29 जनवरी को होता है बीटिंग रिट्रीट, ठीक है। आगे है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और संवैधानिक सलाहकार जो BN राव थे, इसका प्रतीक जो था वो संविधान का हमारा क्या था, वो हाथी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको दोस्तों याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की
पहचान जहाज़ों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बनी गोदी के रूप में जाना जाता है। तो सभी जानते हैं कि जहाँ जहाज़ का दोस्तों नाम आता है भैया, वहाँ सीधा एक नाम जाता है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यहीं पर सबसे बड़ा डॉकयार्ड बनाया गया था लोथल में। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसकी खोज जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस नदी पर, दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के पास में की थी, जो कि मोहनजोदाड़ो की खोज की थी किसने, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदाड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने की है 1922 में सिंधु नदी के किनारे। आगे हम बात करते हैं तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो उस समय थे वो कौन थे, जॉन मार्शल। उस टाइम पर 1921 की बात कर रहा हूँ मैं। और भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो पिता थे, हमारे फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, लेकिन जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल, और इनके फादर जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा जो है वो सबसे बड़ी साइट्स देखने को मिलती है हमें हड़प्पा सभ्यता में। सबसे बड़ी साइट्स है धौलावीरा, जो कि 3 भागों में बटी थी कुल मिला के। ठीक है, अपर, लोअर और मिडिल 3 भागों में थी ये। यहाँ पर आपको खादीर बेल्ट द्वीप, गुजरात और अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन देखने को मिलेगा। कहाँ, धौलावीरा के अंदर। नगर नियोजन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता थी शहरी केंद्रों का विकास करना। इन्होंने शहरी केंद्रों का विकास किया था। और गढ़ और निचला शहर जैसे देखने को मिलते थे। गढ़ का मतलब है फोर्ट और निचला का मतलब है नीचे जो रहने वाले लोग थे रोडों पर। ठीक, निचले गढ़ के नीचे मतलब किले के नीचे, उनको निचला शहर बोलते थे। गढ़ बात करते हैं तो ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था इनका गढ़ का। ठीक है, आप देखते हैं जो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं घर वगैरह, तो उनका आकार इतना ज़्यादा थोड़ी ना होगा कि बहुत पूरे में फैला देंगे। लेकिन जो नीचे प्लेन पे बने होंगे उनका तो आकार काफ़ी बड़ा होगा। निचले शहर की अगर हम बात करते हैं तो यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था और यहाँ पर आवासीय था। चंद हुदड़ों में गढ़ नहीं पाए गए थे, जबकि धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था, ऑलरेडी मैंने बताया अभी। और ये सबसे बड़ी जगह थी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, धौलावीरा। ठीक है, जो कि 3 भागों में विभाजित था, गढ़, मिड टाउन और निचला शहर। अब हम बात करते हैं लिपि की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, मात्र चित्रात्मक। और ये बेस्ट्रोफेडन, इसको बेस्ट्रोफेडन कहा जाता है गया। दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखी गई, जिसको अभी तक लोगों ने पढ़ नहीं सके इसको। अब हम बात करते हैं लोथल की। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। इस लोथल में आपको प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जहाज बनाने का स्थान था ये उस समय पर। टेराकोटा जहाज यहीं देखने को मिली लोथल में। आग की वेदिकाएं जो यहीं देखने को मिलेंगी आपको लोथल में। और संयुक्त दफन जो आपको देखने को मिलेगा वो लोथल में ही देखने को मिलेगा। मतलब आदमी और औरत की जो दफन कर दिया, बरी कर दिया जाता है, वो लोथल में ही देखने को मिलेगा। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। राखी गढ़ी, अरे धौलावीरा मैंने गलत बता दिया। धौलावीरा एक्चुअली में दोस्तों वो 3 साइड्स में बटा हुआ था, है ना। ये याद रखना है कि धौलावीरा अकेला सिर्फ ऐसी जगह थी जो 3 भागों में बटा था, गढ़ में, मध्य भाग में और निचला भाग में। लेकिन राखी गढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, ये सब भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल था उस समय पर, जो कि हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। चंद हुदड़ों बिना गढ़ का स्थान था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर एक भी आपको गढ़ देखने को नहीं मिलेंगे, गढ़ मतलब फोर्ट देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जहां पर आपको शैल चित्र देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। तो OCP BRW, यहाँ जो ताम्र पाषाण युग था, ये OCP BRW PGW ये हड़प्पा काल में देखने को मिला। और लोह युग जो है वो PGW NBPW देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि पॉलिश्ड ग्रे बेयर हैं एक्चुअली में। पॉलिश्ड ग्रे बेयर मतलब पॉलिश्ड किए गए ग्रे कलर के, बेयर मतलब बर्तन थे। आदमगढ़ जो जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो MP में देखने को मिलेगी। और हुंसी कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कुरनूल आंध्र प्रदेश में ये जगह देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृतभांड की। मृतभांड मतलब जो बर्तन होते हैं, यही OCP, जो कि गैरिक मृतभांड थे, गेरुआ रंग के थे।
और इनकी खोज जो है वो नव पाषाण काल में की गई थी। आगे पीजीडब्ल्यू की बात करते हैं, पॉलिश ग्रे बियर। तो ये चित्रित धूसर बर्तन थे जो कि ताम्र युग में देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। एनवीडब्ल्यू का मतलब है न्यू बॉर्न, ऐसी कुछ बेयर हैं, ये भी हैं जो कि पूर्व लौह युग में देखने को मिले हैं उत्तर काल में। जबकि एनबीपीडब्ल्यू जो है वो आपका उत्तरी काले पॉलिश वाले, हाँ ये ब्लैक है, न्यू ब्लैक बेयर है ना, न्यू ब्लैक पॉलिश्ड बेयर ये आ गया, ठीक है। ये न्यू ब्लैक बेयर हैं, मतलब नए, ब्लैक मतलब काले बर्तन थे, और ये न्यू ब्लैक पॉलिश्ड बेयर थे। ये पॉलिश साथ साथ थे, तो ये उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन थे जो कि उत्तर लोह युग में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं पुरा पाषाण कालीन युग स्थान के बारे में। तो सोन जो है वो सोहन नदी, सोहन घाटी पंजाब में स्थित है। बेलन घाटी आपकी उत्तर प्रदेश के गुफा चट्टानी आवास में स्थित है। डिंडवाना राजस्थान में है। नेवासा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हुंगसी कर्नाटक में, पहलगाम कश्मीर में, और पटने महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे ये आपको पुरा पाषाण कालीन स्थान, ठीक है। जिसमें बेलन घाटी याद रखना आप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और हुंगसी कर्नाटक का, पहलगाम तो याद रखेगा कश्मीर, पटने और याद रखना महाराष्ट्र का। पटने में आपको शुतुरमुर्ग के साक्ष्य देखने को मिले हैं। शुतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं कहाँ? पटने महाराष्ट्र में। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो लंगनाच जो कि मेहसाना जिला गुजरात में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश भोपाल के निकट स्थित है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। बीरभानपुरा पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिला में स्थित है। बागौर राजस्थान में है। नागौर से याद रख सकते हो, नागौर राजस्थान में है ना, तो बागौर भी याद रख लो राजस्थान में, जो कि मध्य पाषाण काल का जगह है। आगे संगनकल्लू कर्नाटक में है। संगनकल्लू कर्नाटक में है, और तूतीकोरन आपको दक्षिणी तमिलनाडु में देखने को ये जगह मिलेगी मध्य पाषाण काल की। अगर हम बात करते हैं माइक्रोलिथिक और मोनोलिथिक की, तो देखो माइक्रोलिथिक मीन्स होता है क्या? छोटे पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग, ठीक है। माइक्रोलिथिक साइट्स कहाँ देखने को मिलेंगी? आदमगढ़ जो कि यूपी में, आदमगढ़ एमपी में स्थित है। बागौर राजस्थान में स्थित है। यहाँ सबसे पहले जानवरों की पालतू बनाया गया कहाँ पर? बागौर में, ठीक है। अब आता है दोस्तों नव पाषाण काल, जो कि न्यूलिथिक एज देखने को मिलता है इस समय पर। क्या होता है इसमें कि यहाँ पर नए पत्थर बनाए जाते हैं। नव पाषाण काल का मतलब है नए पत्थर, जो कि 7000 BC से लेकर 1000 BC तक देखने को मिल रहा है ये आपको, इसकी सन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये चला है। और यहाँ पर क्या देखने को मिला? नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन होने लगा था हमारा। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य देखने को मिले हैं मेहरगढ़ में, और घरों के साक्ष्य भी सबसे पहले मेहरगढ़ में देखने को मिले हैं, मतलब बने बनाए घर। तथा जौ और कपास के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं हमें? मेहरगढ़ में। तो याद रखना गेहूँ, जौ, कपास के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? मेहरगढ़ में दोस्तों, ठीक है। और हम बात करते हैं कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी में आपको हड्डियों के बने उपकरण या हथियार देखने को मिले हैं बुर्ज होम में। अब कश्मीर घाटी में जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम में आपको झील के किनारे गड्ढे में निवास, श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में इंसान के साथ पालतू कुत्तों का सब दफनाया गया है, ठीक है। और गुफराल जो कश्मीर में है, ये कुम्हारों की गुफा श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कृषि और पशुपालन देखने को यहाँ पर मिला है। कहाँ पर? गुफ कराल में, ठीक है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो क्या देखने को मिला आपको? ये बिहार में आपको चिरांद मतलब हड्डियों के उपकरण जो थे उनको चिरांद बोलते थे। कर्नाटक में आपको संगकल्लू जो जगह है, यहाँ पर ब्रह्मगिरी, मस्की और पिकली हल्लूर और बाजरा की खेती जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं कर्नाटक में। ये तो जगह है ब्रह्मगिरी वगैरह, लेकिन खेती जो मिली है वो बाजरा की खेती कर्नाटक से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आपको चावल की खेती देखने को मिली है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको भीमा और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास बुधिहाल में क्या मिला है? बुधिहाल के उन्नूर में सबसे पुरानी साइट्स नागार्जुनकोंडा देखने को मिली है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के आपके पयमपल्ली में कावेरी नदी देखने को मिली है। और बेलन घाटी जो है वो कोल्डी हवा महागरा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले थे बेलन घाटी में, ठीक है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ हैं। और असम में जो आपको दाओजली हेडिंग मतलब जेडाइट पत्थर, हरा पत्थर पाया गया था असम के दाओजली हेडिंग पहाड़ियों में। अब आते हैं ताम्र युग के बारे में, मतलब चैल्कोलिथिक एज के बारे में। अभी हमने पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अब हम देख रहे हैं
चैलकुलिते की, जिसको बोलते हैं कॉपर एज, ताम्र युग। तो ये ग्रामीण समुदाय था इसमें, और आपको ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी में देखने को मिलता है, जहाँ पर अहर जो कि सबसे पहला है और गिलुठ है, ये दिए गए हैं। पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं ताम्रयुग में, तो चिरांद देखने को मिल रहा है गंगा नदी के किनारे। बर्धमान जिला, मिदनापुर जिला जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मालवा, कायथा, ईरान, और कायथा जो है वो काली नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है। महाराष्ट्र में आपको जारवे जनजाति मिलती है, जो कि प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है यहाँ पर जारवे में। ठीक है। संस्कृति, जारवे संस्कृति देखने को मिलती है। निवासा है, दायमाबाद है, चंदौली है, इनाम गांव है, नासिक है, और नर्मदा टोली जहाँ पर नर्मदा नदी है। तो ये सब चीज़ें साइट्स देखने को मिली हैं आपको महाराष्ट्र में। ठीक। और ये देखो कॉपर एज की बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में कॉपर बहुत ज़्यादा था, जो कि राजस्थान साइड था। ठीक है। इसलिए राजस्थान का जो खेतड़ी है, वहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में मलज खंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको कॉपर देखने को मिलेगा, राजस्थान की खेतड़ी में और मध्य प्रदेश के मलज खंड में। ठीक है। स्वाल्टा जो है वो ताप्ता नदी को कहा जाता है, स्वाल्टा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सुल्तान ने अमीरों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए कई नियम बनाए थे? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जिसका शासन 1296 से लेकर 1316 तक था। इसने अमीरों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए कई सारे नियम बनाए। क्या क्या बनाए सर? इसने क्या किया कि इसने इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया, और इसी के समय चंगेज खां का आक्रमण 1227 में हुआ भारत पर। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था, इसके द्वारा 3 बाजार स्थापित किए गए। देखो जब भी बाजार की बात आए ना कहीं भी क्वेश्चन में, तो आप बस आंख बंद करके अलाउद्दीन खिलजी पर टिक कर देना। 3 बाजार स्थापित किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन कौन से? खदान के लिए, महंगे कपड़े, घोड़ों के लिए, दासों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार का नियंत्रण साहना के द्वारा किया जाता था, जो कि उच्च अधिकारी था। और साहना जो है व्यापारियों और दुकानदारों का रजिस्टर बनाए रखे और कीमतों का हिसाब रखता था साहना। 2 अधिकारियों द्वारा बाजार की जांच की जाती थी, जिसको हम दीवान रियासत या सना ए मंडी के नाम से जानते थे। अधिकारियों को बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए जाते थे, जिनको हम सारा ए अदल के नाम से जानते हैं। गुप्तचर विभाग की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, तो ये बरीद था जो कि गुप्तचर अधिकारी था, और मुनहिन जो है वो गुप्तचर था। 2 विभाग इसने बनाए। कौन कौन से? दीवान मुस्तराज जो कि राजस्व की वसूली और बकाया राशि की जांच करते थे, और दूसरा बनाया दीवान रियासत जो कि बाजारों और कीमतों पर नियंत्रण रखता था, दीवान रियासत। 3 कर इसने स्टार्ट किए थे। कौन कौन से? एक तो कृषकों द्वारा दिए जाने वाले कर का प्रकार था, 3 कर थे। जजिया कर, ठीक है, घरई और चरई। जजिया का मतलब है जो कि गैर मुसलमान थे उन पर लगाया जाता था जजिया कर। घरई घर का कर था, और चरई मतलब पशुओं के चरने वाले घास के मैदानों पर का कर। ठीक है। क्या बताओ इसने कर लगा रखे हैं कि पशु भी ना चर सकें? बताओ भाई साहब। अब आया इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा। यह नसरुद्दीन महमूद के अधीन नायब था। उसने चहलगानी चालीसा की शक्ति को तोड़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, और ताज की प्रवृत्ति को बहाल किया। उसने सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। उसने उपाधि जिला ए इलाही अल्लाह की छाया मतलब अफरासियाब के वंशज की उपाधि ली। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने, जिसको हम लोहे एवं रक्त की नीति के नाम से जानते हैं, बलबन को। उसने सिजदा और पबोस की सभ्यता स्टार्ट की। मतलब सिजदा का मतलब है राजा के सामने सर झुकाना, और पैबोस का मतलब है राजा के पैर चूमना। ठीक है। जिसको सामान्य के रूप में पेश किया गया, अभिवादन के सामान्य रूप में पेश किया गया है। किसने? बलबन ने। उसने लोहे एवं रक्त की नीति शुरू की है बलबन के द्वारा। बाद में इसको ख़त्म भी कर दिया जाता है लोहे एवं रक्त की नीति को। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो इसने दीवान कोही की स्थापना की है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को एक मूर्ख राजा कहते थे, क्योंकि इसने जितने भी जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको सबको बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा रखा था, इसलिए इसको हम मूर्खों का राजा कहते थे, मोहम्मद MBT को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की है, और दीवान रियासत जो है कि धार्मिक अधिकारी था इसके समय पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या है कि दिल्ली सल्तनत के तहत भारत में धनी और अमीर मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था, जिसको क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों जकात। याद रखना, भारत में धनी और अमीर मुसलमानों पर धार्मिक कर है जो कि जिसका नाम है जकात। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि देश की
किसी देश की उच्च कुशल, उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने वाले अन्य देशों में प्रवासन को क्या कहा जाता है? तो जब उच्च शिक्षित लोग, पेशेवर लोग जो है किसी और देश में आपका प्रवासन करते हैं, तो ऐसी जो आपकी प्रवासन है इसको हम प्रतिभा पलायन कहते हैं, मतलब ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण की वहन क्षमता जो है वो क्या है? देखो, किसी पर्यावरण तंत्र में किसी प्रजाति के जीवों की वह अधिकतम संख्या जिसे वह बनाए रखता है उसको हम पर्यावरण की वहन क्षमता के नाम से जानते हैं। जैविक क्षमता किसी पर्यावरण की प्रजनन और जीवित रहने की क्षमता को जैविक क्षमता के नाम से जानते हैं, जिसमें कि के चयनित प्रणाली हैं और आर चयनित प्रणाली देखने को मिलेंगी। के चयनित प्रणाली में आपको बड़े जानवर, इनकी प्रजनन क्षमता कम होती है, जीवन अवधि अधिक देखने को मिलती है। जो आर चयनित प्रणालियाँ होती हैं जैविक क्षमता में, छोटे जानवर देखने को मिलेंगे, इसमें प्रजनन दर आपकी ज़्यादा होगी और जीवन अवधि आपकी कम होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं कुत्ते वगैरह हैं, प्रजनन दर तो बहुत होती है इनकी, मतलब साल में 4-4 5 बच्चे कर रहे हैं पैदा, लेकिन इनकी जीवन क्षमता कम होती है। जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में बात करते हैं, तो जन्म एवं मृत्यु दर में बदलाव के साथ साथ आबादी में होने वाले बदलाव को हम जनसांख्यिकी संक्रमण के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग क्या होनी चाहिए? तो मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग जो है वो किसी वस्तु की कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो कैसे, ये है कीमत, ठीक है, और यहाँ है मांग। तो आप खुद सोचो, अगर आपकी मांग ज़्यादा होगी तो कीमत उस चीज़ की क्या होगी? कम होगी निश्चित ही। ठीक है, इसलिए इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर आपकी कीमत कम है तो मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें आप एक गैस करके भी समझ सकते हैं। तो वक्र की गति के बारे में बात करते हैं और बदलाव के बारे में, मूवमेंट एंड शिफ्ट के बारे में। जब मूल्य में परिवर्तन करते हैं और जब मूल्य के अलावा परिवर्तन करते हैं, आय, वरीयता, अन्य माल का मूल्य में, तो इस तरीके से आपको वक्र देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला है आपका ये जो राइट वर्ड शिफ्ट, दाईं ओर शिफ्ट वक्र है, जब मांग बढ़ जाती है। तो जब मांग बढ़ जाती है मतलब किसी चीज़ की कीमत कम हो गई है, तो वो होगा, जो वक्र है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा दाएं की ओर। और जब मांग घट जाती है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है बाएं की ओर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की है? तो तालाब के पानी में जो मुक्त जीवित कोशिकाओं की है, मतलब काई जो होता है ना, मोइसेस, उसमें खोज की है एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने कब? 1674 में, 1674 में इसकी खोज की थी। किसकी? लिविंग सेल की खोज। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 1665 में। कब? 1665 में एक डेड सेल की खोज की थी, जो कि किसमें की थी? कॉर्क में। ठीक है, कांच का जो है टुकड़ा, उसमें डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब जरा इनके बारे में जान लेते हैं, सेल के बारे में। तो दोस्तों सेल जो है, सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। सेल की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में की है, जो कि कॉर्क में देखा गया था। पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, जो कि मृत कोशिका थी। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 में पानी में जीवित कोशिका की खोज की, मतलब काई के अंदर। ठीक है, मोइसेस जिसको बोलते हैं आप, एल्गे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की है। और पुरकिंजे ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म नामकरण दिया है। प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे, याद रखेंगे, पास है पुरकिंजे, पास है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, तो कोशिका सिद्धांत में सभी पौधों और जानवर कोशिका से बने होते हैं। जीवन की मूल इकाई कोशिका है, सेल है हमारी। स्लाइडन और स्वान ने इसको दिया था, कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1838 में। बिरचो ने और कोशिका पर काम किया। इन्होंने 1855 में अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत ओमिनस सेलुला ई सेलुलाई प्रकाशित किया। नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। ठीक है, ये ओमिनस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत है किसका? बिरचो का। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है दोस्तों। मैं ये कोशिका की खोज किसने की, किस सन में की, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों, कि निलंबन के गुणों के संबंध में। देखो टोटल 20 क्वेश्चन है सिर्फ लेक्चर में, तो आपको 20 क्वेश्चन के अंदर इतने सारे फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। डिजिटल नोट्स में बहुत सारे हैं। तो निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो निलंबन एक बिस्मांग मिश्रण है,
बिल्कुल सही है। निलंबन के कणों की नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नेकेड आई से देख सकते हैं क्या आप विलंबन के कणों को, तो ये भी बिल्कुल सही है निलंबन। ठीक है, सॉल्यूशन के कणों को, दोनों ही सही हैं इसमें। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा इसके फैक्ट्स के बारे में कि देखो ये जो शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, सल्फर और टिन ये शुद्ध पदार्थ के रूप में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मिश्रण की, तो मिश्रण में आपको विभिन्न पदार्थों का जो संयोजन है वो मिश्रण कहलाता है, मिक्सचर। जैसे कि पीतल हुआ कॉपर और जिंक से बनता है, कांस्य जो हुआ वो कॉपर और टिन से बनता है, एसएन से। ठीक है, अगर आप नींबू के पानी में क्या चीनी या नमक डालते हैं, ठीक है, नींबू के पानी में चीनी या नमक और नींबू डालते हैं तो सब मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही पानी में रेत डालते हैं तो वो आपका विषमांग मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे दिया गया है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में कि संगठन का एक समान होना समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। जैसे कि ठोस ठोस, गैस गैस, द्रव द्रव भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता इनको। कणों का आकार जो है वो 1 माइक्रोमीटर से अधिक होता है किसमें, समांगी मिश्रण में। ठीक, दूसरा चीज विषमांगी मिश्रण सर, तो विषमांगी मिश्रण जो है ये सस्पेंशन जो होता है और ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ का एक समान ना होकर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और अणु का आकार जो है वो 10 माइक्रोमीटर से 10 nm से अधिक होता है। ठीक है, इनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जब प्रकाश की किरण को कोलाइट से गुजारा जाता है तो कोलाइट के कण प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं और हम विलयन में प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं जिसको हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि आप यहाँ से पानी लो, ठीक, पानी पे सामने से टॉर्च लगा के देखो तो सॉल्यूशन जो है ये नॉट विजिबल वाटर दिखाई देगा अभी। ठीक है, लाइट बीम डाली, अगर आपने इसमें कुछ कोलाइट्स डाला मतलब कुछ भी डाला विजिबल, जैसे कि मिल्क डाल दिया पानी के अंदर, तो क्या होगा, अब आपको ये विजिबल दिखाई देगा, मतलब ये सस्पेंशन। उसके बाद सस्पेंशन बनेगा तो विजिबल होगा कैसा, फ्लोर एंड मिल्क आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि देखो जंगल में आपको ये रोशनी जो है पूरी बिखरती हुई दिखाई देती है, ऐसी इस तरीके से। ऐसे ही पानी में जो है आपको ये पूरी लाइट जो है पूरी बिखरी हुई दिखाई देगी। ठीक है, जब कुछ भी आप सस्पेंशन इसमें मिलाते हैं, कोलाइट्स मिलाते हैं सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है ब्राउनियन गति। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं, जो कि 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ब्राउनियन गति की। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, 7 नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, कौन सा नृत्य रूप नृत्य के माध्यम से एक नाटक को व्यक्त करता है जिसमें तीव्र पारंपरिक रूप से मणि प्रवाल भाषा में होती है, तो ये है मोहिनी अट्टम। ठीक है, जो कि मणि प्रवाल का मतलब है संस्कृत और मलयालम से बना हुआ, जो कि मणि प्रवाल भाषा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कथकली की। कथकली एक आपका मास्क डांस है जो कि केरल में देखने को मिलता है, और मोहिनी अट्टम भी केरल का डांस है। मोहिनी का मतलब है विष्णु और अट्टम का मतलब है हवा। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम जो है भगवान विष्णु ने जो मोहिनी का रूप रखा था, तो वही उसी से संबंधित है मोहिनी अट्टम डांस। जादूगरों का नृत्य सुंदर नृत्य है, भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनी अट्टम, मोहिनी शब्द से संबंधित है। प्रपथ की बात करते हैं तो तेवी चियट्टम और नगई नट्टुकम दासियत्तम के नाम से जाना जाता है इनको। तो इतना ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम पूछा गया है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम को। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एकल नृत्य है ये, प्राचीन ग्रंथ से संदर्भ है, जो कि व्यवहार माला जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। और इसके जो लेखक थे व्यवहार माला के, वो नाम्बूदरी थे, याद रखना है, मजमंगलम नारायण नाम्बूदरी, किसके, व्यवहार माला के, जहाँ से ये जो डांस फॉर्म निकल के आया है मोहिनी अट्टम। राजा स्वाति थिरुवल्लर ने न केवल मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित किया, बल्कि इस नृत्य किसने, ध्यान रखना, राजा स्वाति थिरुनल्लल ने। ठीक है, ना के भी इसको जीवित किया, बल्कि नृत्य शैली में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत को शामिल करने का श्रेय भी उन्हें ही को जाता है। किनको, राजा स्वाति थिरुनल्लल को। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ मोहिनी अट्टम की बात कर लेते हैं कि उसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की, तो मोहिनी से कहा जा रहा है कि मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्णा की, तो मोहिनी से है मोहिनी अट्टम, गोपी से है गोपिका वर्मा, कान में से है कनक रेले, सुना से सुनंदन नायर, और जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्णा से
पल्लवी कृष्णन और अम्मा से कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, तो ये सभी एक्सपोनेंट्स आपको याद रखना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिल्लू पट्टू जहाँ कलाकार बिल्लू या धनुष को मुख्य वाद्य के रूप में लेकर गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, एक लोक नृत्य है, कहाँ का है बिल्लू पट्टू? तमिलनाडु को। ठीक है, तो याद रखना बिल्लू पट्टू जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अब तमिलनाडु की और भी हम नृत्य की बात कर लेते हैं, जैसे कोलट्टम है, सिलम्बम है, ओलियट्टम है, देवरट्टम है, कुड़ियट्टम है, कुम्मी है डांस और कावड़ी डांस है। ये सब कर्नाटक के देखने को आपको, वो सॉरी तमिलनाडु को देखने को मिलेंगे। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में कर्मा नृत्य है, पाइका है, फगुआ है, फगुआ बिहार का भी है, मंडारी और डोमकच डांस है, झुमेर है, छऊ। छऊ देखो 3 प्रकार के होते हैं, पुलरिया छऊ और आपका महिरवंश छऊ और एक और होता है छऊ। तो पुलरिया छऊ जो है वो आपके पश्चिम बंगाल का है डांस फॉर्म, और मयूरभंज छऊ जो है वो आपके उड़ीसा का है। और एक और छऊ है जिसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो पुलरिया छऊ और मयूरभंज छऊ एक और आता है जिसका मुझे नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जरा सा दोस्तों, तो वो भी एक छऊ है। ठीक है, जो कि झारखंड में फेमस है वो वाला छऊ। ठीक है, जो दूसरा है पुरुलिया छऊ, और मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली में, पुरुलिया है, मयूरभंज छऊ है और बामनिया से कुछ नाम करके है, जो भी आप देख लेना। और एक हुंटा डांस, ये भी झारखंड का देखने को आपको मिलेगा। चलो अब देखो कर्मा डांस के बारे में बात करते हैं झारखंड के। तो कर्मा डांस जो है वो ये कृषि उत्सव, इस उत्सव के दौरान कदम वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, जो कि ओरम जनजाति द्वारा की जाती है कर्मा डांस के लिए। पाइका ये भी झारखंड का है। ठीक, झारखंड का डांस है। तो यह जो है झारखंड का डांस, पाइका डांस ये भी झारखंड का है। यह मुंडा जनजाति या सदर समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, मुद्री डांस जो है वो मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, और झुमेर डांस जो है वो सदन का लोक नृत्य है। छऊ जो है वो मार्शल आर्ट है। कौन कौन से, हाँ ये आ गया, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला छऊ झारखंड का है, और मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की ये छऊ डांस है, इनको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तीनों छऊ को। चलो आगे लेते हैं। संथाली डांस जो है वो, संथाली डांस भी आपको यहीं देखने को मिलेगा झारखंड में, जो कि झीका दसेन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा अक्टूबर में प्रदर्शन किया जाता है। और हंटा नृत्य जो है वो शिकारी की तैयारी को दर्शाता है, हंटा नृत्य। ठीक है, चलो तेलंगाना। अच्छा हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश या हिंदी में किसी में भी नोट्स चाहिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, तो आप मुझे एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, व्हाट्सअप या ईमेल दिया गया, आप वहाँ से जाके मुझे कमेंट करके बता देना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के डांस कुछ देखने को मिलेंगे आपको, लिम्बाड़ी, धिमसा और गुसाड़ी, बुनालू फेस्टिवल और माथुरी, ये सब तेलंगाना में है। लंबाड़ी जो है वो लंबाड़ी जनजाति द्वारा की जाता है, और धिमसा जो है वो आंध्रा या तेलंगाना की पोर्दा जनजाति द्वारा किया जाता है। गुसाड़ी जो है वो दशहरा के दौरान गोंड जनजाति द्वारा डंडारी नृत्य का एक भाग है, और बोनालू फेस्टिवल जो है देवी महाकाली का रंगारंग उत्सव है। ये सब तेलंगाना में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना लंबाड़ी गुसाड़ी, है ना, इसी से याद होगा। देखो नाम जैसे भी हैं, लंबाड़ी, गुसाड़ी, ढिमसा, बोनालू, माथुरी। ठीक, हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे कुछ नहीं होते हैं एक्चुअली में, तभी तो याद करना मुश्किल होता है साउथ इंडिया का। क्वेश्चन 17 है कि कौन सा केरल का त्यौहार है जो फसल के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है और 10 दिनों तक चलता है, और इसमें सर्प नौका दौड़ आदि शामिल होते हैं। तो ये जो है वो केरल का ओणम त्यौहार है। ठीक है, और केरल का जो नव वर्ष त्यौहार है वो उसको हम विशु के नाम से जानते हैं। केरल का जो नव वर्ष त्यौहार है उसको विशु के नाम से जानते हैं। अब केरल के जो डांस है उसकी ट्रिक दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ डांस पढ़ रहा हूँ। त्यौहार थिरुरपुरम फेस्टिवल है, विशु फेस्टिवल है जिसको नया वर्ष के नाम से जानते हैं, निशा गांधी, थयम, अरट्टू, पेनकल्ली, वल्लमकल्ली बोट रेस जो होता है। ठीक है, मकर बिलुक्कू त्यौहार केरल का है, अट्टुकल पोंगल, देखो पोंगल तो है तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल केरल का देखने को मिलेगा। ओणम और गरु बयूर एकादशी भी आपको केरल में देखने को ये मिलेगी त्यौहार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त्रिशूरपुरम जो है वो आपके बड़ कुम्मनाथ मंदिर में किया जाता है, और नेहरू बोट रेस जो है वो पुनमदकयाल में होता है। अब कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मार्शल आर्ट्स देखो, लाठी जो है मार्शल आर्ट्स पंजाब का है,
गटका पंजाब का है, और लाठी जो है पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों की है लाठी। गटका पंजाब का है, सिलम्बम तमिलनाडु का है, सरता या थांगटा मणिपुर का है, कलरीपट्टू केरल का है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश, एवुआन मिजोरम। ठीक है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो मर्दानी खेल ज़्यादा खेलते हैं, तो महाराष्ट्र में मर्दानी खेल है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपको परिखंडा देखने को मिलेगा। बिहार में मलखम्ब तो फेमस है एमपी का, और मस्तो योद्धा मतलब मुस्तो योद्धा हमारे बनारस के लोग करते हैं, मुस्तो योद्धा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 3 बार की ओलंपियन पीटी उषा ने किस में 4 प्रतिस्पर्धाओं 200 मीटर 400 मीटर बाधा दौड़ में 4 गुणा 400 मीटर रिले में एशियाई खेलों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो सियोल 1986 के ओलंपिक में। कहाँ पर? सियोल 1986 के ओलंपिक में। ठीक है, पीटी उषा की बात करते हैं तो ये इनको हम पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं। ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई है। इसके ऊपर मैंने पूरी रील बना रखी है, आप देख सकते हैं ओलंपिक के ऊपर। ठीक है, कब स्थापना हुई, किसने की। और हैरी बक जो कि इसके पहले अध्यक्ष रहे थे, आर्थर नोहेरन, और प्रथम अध्यक्ष देखने को मिले थे वो दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय थे। ठीक है, एशियन खेल की बात करते हैं तो एशियाई ओलंपिक परिषद की जो जो खेल हुए थे भारत के अंदर हुए थे सबसे पहले 1951 में, और 1982 में भी भारत में ही एशियन गेम्स सबसे पहले हुए थे। सबसे अधिक बार मेजबानी इसकी थाईलैंड ने की है 4 बार, और दक्षिण कोरिया ने इसको 3 बार किया है एशियन गेम्स को। 2022 के जो एशियन गेम्स थे वो हांगझाऊ चाइना में हुए हैं। 2026 के जो एशियन गेम्स हैं नागोया जापान में होना है। 2030 के एशियन गेम्स कतर के दोहा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी? तो WC प्लोडेन जो कि जनगणना आयुक्त थे, इनके समय पर की गई थी 1881 की जनगणना। ठीक है, जनगणना का इतिहास जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर जनगणना पर आधारित पूरा वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। सेंसस 2011 पूरा चैनल पर वीडियो है। आप कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं SSC के रिलेटेड, कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट जो जनगणना थी 1872 में अपूर्ण जनगणना हुई थी मेयो के समय पर। ठीक है, 1869 से 1872 में इसने ये जनगणना की थी मेयो ने। ठीक है, और फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज जनगणना हुई थी रिपन के समय पे वो 1881 में देखने को मिली है, जो कि पहली पूर्ण जनगणना थी। मेयो ने तो अधूरी की थी, और पूर्ण रूप से जो की थी वो किसने? रिपन ने। जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? WC प्लोडेन थे। किसी भी शहर की पहली जनगणना सबसे पहले 1830 में ढाका में हुई थी, जो कि HW हेनरी वॉल्टियर थे, इनको ये काम मिला था, जो कि भारतीय जनगणना के जनक कहा जाते हैं। कब? 1830 में सबसे पहले कहाँ हुई थी? ढाका में। ठीक है, फिर उसके बाद 1872 के बाद 1881 में ये जनगणना देखने को आपको मिली है। देखो 72, 81, फिर 30 में सबसे पहले हुई है। तो हर 10 साल के बाद ये जनगणना होती है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में देखने को मिली है, जबकि लेटेस्ट जो है वो 15वीं जनगणना, जबकि लेटेस्ट दोस्तों 2011 की जो 15वीं जनगणना थी ये स्वतंत्रता के बाद तो 7वीं है, लेकिन टोटल ये 15वीं जनगणना थी 1881 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 82 के परिसीमन आयोग में 84th अमेंडमेंट 2026 और 87 2001 के अकॉर्डिंग ये रहा है। जनगणना का संचालन प्रतिकरण की बात करते हैं तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल आयुक्त जो कि देखने को मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, होते हैं, ये इनको जनगणना को संचालित करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल CM चंद्रमौली देखने को मिले हैं। ठीक है, वर्तमान में MK नारायण हैं। इसका ध्येय था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जो कि मोटो था इसका। इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश 35 थे, जिला 640 देखने को मिले हैं। और बात कर लेते हैं अगर हम तो जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। मकान सूचीकरण अप्रैल सितंबर 2010 में, और जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2011 को हुई थी। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम इन्होंने पढ़ा था। कब? 1937 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है थोड़ा जेम्स प्रिंसेप अशोक के बारे में, 1937 डेट याद रखेंगे।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेक्चर का 20वां क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करनी होगी। तो सुकन्या समृद्धि जो योजना है इसके तहत जो है आपको कम से कम 250 रुपये बैंक में धनराशि जमा करनी होगी। ठीक है। बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है जो कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना। वित्तीय वर्ष में मतलब एक साल में आपको 250 रुपये जमा करना है, तो कुछ अमाउंट नहीं है ये। तो अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लॉन्च हुआ था जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक भाग है जो कि हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था। कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों हम लेक्चर 2 के आज टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देखो अगर मैं शॉर्टकट कराऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो 10 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके करना पड़ता है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। टिल देन टेक केयर। एंड अगर ये डाउनलोड करना है, ये पूरे नोट्स चाहिए आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह दिया गया है, आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं वहाँ से। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आपको जो भी चाहिए हो दोनों एक साथ मिलेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अब न्यू वीडियो में लेक्चर 3 में। ओके, टिल देन बाय बाय।